स्वागत है आप लोगों का। आज की इस वीडियो सेशन में आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न आए हुए हैं उनमें से हम संविधान के कुछ प्रश्न लिए हुए हैं। भारतीय संविधान से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न, चाहे वो नागरिकता हो या मौलिक अधिकार हो या नीति निर्देशक तत्व, उनमें से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे मौलिक अधिकार को हम इसके सेंटर पॉइंट में रखे हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न, चूँकि यहीं से प्रश्न ज़्यादातर आते हैं। तो आगे हम पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न भारत की नागरिकता से संबंधित है और ये प्रश्न पूछा है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए नियम कौन बनाता है। जब इंडिया में नागरिकता प्राप्त करने के लिए नियम बनाती है, ये संसद को अधिकार है और संसद दोनों सदनों में पारित होने के बाद, चूंकि ये नागरिकता जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और अभी चर्चा भी हमेशा से यदा कदा ही आते ही रहता है नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में। तो भारत में संसद को ये अधिकार है, वो दोनों सदन से पारित करेगी और राष्ट्रपति के साइन के बाद वो कानून बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूल अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे। एक केस था, उनमें से कुछ केस बड़ा फेमस है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, गोलकनाथ बनाम पंजाब और मिनर्वा मिल्स। इस सुप्रीम कोर्ट में जब केस था तो उसमें कुछ ना कुछ अधिकार, इनमें सबसे फेमस केस केशवानंद भारती, इसमें संविधान के मौलिक अधिकारों को भी संशोधन करने का जिम्मा दिया गया। संसद इसे संशोधित कर सकती है, लेकिन फंडामेंटल यानी बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर। संविधान में संशोधन कर सकती है बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर। गोलकनाथ केस जो था उसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि संविधान के मौलिक अधिकारों में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। मिनर्वा मिल्स ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार देता है। उस समय जब केस में ये कहा गया कि व्याख्याकार जो फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर का जो व्याख्याकार होगा वो सुप्रीम कोर्ट होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा। यह बड़ा फेमस प्रश्न है, यह हर एग्जाम में ही आता रहता है। तो संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये संविधान के जो आत्मा या संविधान के हृदय जिसको बताया गया है वो संवैधानिक उपचार यानी मौलिक अधिकार के आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट में सीधे हम अपने अधिकारों को लेकर जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हम बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा इसे हृदय या आत्मा कहा गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। चूंकि आज प्रश्न पहला प्रश्न से लेकर चौथा प्रश्न तक प्रिंट ही नहीं हुआ, छूट गया, तो इसके लिए माफी चाहूँगा। 5 से स्टार्ट है प्रश्न। अगला प्रश्न जो 8 प्रश्न है, प्रश्न कहता है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। भाई, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आत्मा किसको कहा जाता है? आत्मा के बारे में जो हम चर्चा करते हैं तो ये संवैधानिक उपचार, चूंकि पहले ही प्रश्न ये आ चुका है, संवैधानिक उपचार यानी आर्टिकल 32 हम रीट जिसको बोलते हैं उसे हम लोग संविधान के आत्मा कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? संविधान जब आप पढ़िएगा तो संविधान के 22 भाग हैं। 22 भाग में से जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पे जाते हैं तो एक मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में, बेसिक जो फंडामेंटल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। हमारा प्रश्न 9 पूछता है कि मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है समाज के सामाजिक ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। इसका सही उत्तर व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 19 के तहत हमें इंडिविजुअल राइट्स है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। हम कहीं भी बोल सकते हैं, संगठन बनाकर बिना किसी शस्त्र या हथियार के
प्रदर्शन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, अपने जीवन यापन करने के लिए योग्य निर्वाह योग्य काम कर सकते हैं। मुझे मौलिक अधिकार है ये, बोलने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है कहीं भी। पहले तो जम्मू कश्मीर के अलावा ये सभी भारत में लागू हुआ करता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जब से केंद्र शासित प्रदेश यानी 35A और 370 में संशोधन होने के बाद हमें पूरे भारत में ये मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। हमें मौलिक अधिकार के बारे में पूछता है, कौन सा मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार। भाई पूरे भारत में जितने भी लोग हैं उनको समानता का अधिकार है, सभी लोग मानव जीवन में तो समान है। आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार ये पहले मौलिक अधिकार में था, लेकिन इसे संशोधन करने के बाद अब इसे कानूनी अधिकार के रूप में 1951 में पहला संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में कर दिया गया और इसे मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल यानी अनुच्छेद 300A में रखा गया है। तो संपत्ति का अधिकार हमारी मौलिक अधिकार नहीं है, एक कानूनी अधिकार है। कानून के तहत मेरे पास है। सरकार अगर डेवलपमेंट करने के लिए अगर ज़मीन लेना चाहती है तो उसके पास कानून है, आप ले सकती है, लेकिन कानून के तहत हमें पैसा जो रोड के किनारे जो ज़मीन जाते हैं तो उसका पैसा निर्वहन करती है सरकार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चूँकि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कौन सा नहीं है इसके बारे में प्रश्न पूछा था। अब प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। 11 का प्रश्न है, यह प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार रह गया है। मैं अभी विस्तार पूर्वक चर्चा किया कि ये कौन सा प्राथमिक अधिकार था किंतु केवल कानूनी अधिकार है। तो इसका सही उत्तर जमीन जायदाद के हक जो है ये कानूनी अधिकार के रूप में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रश्न पूछा है कि सत्य नहीं है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, ये सही है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था 12 से 35 तक की गई है, हाँ ये भी सही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होती है। अब हमें नहीं है इसके बारे में देखना है, तो इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, चूंकि प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हम लोग संशोधन करके कानूनी अधिकार के रूप में बदल दिए। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक विस्तार पूर्वक दिया गया है और ये भाग 3 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा जब हम करते हैं तो ये आपातकाल में किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता माने शरीर की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 21 में दिया गया है, इसे आपातकाल के अधिकार में भी निलंबित नहीं करते हैं। वाक माने बोलने और अभिव्यक्ति माने संकेत की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिया गया है, हाँ ये सही है। तो इसका सभी ऑप्शन सही है। हमें प्रश्न पूछा था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 13वां प्रश्न, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है। हम मौलिक अधिकारों के बारे में जब चर्चा करते हैं तो मौलिक अधिकार हम यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए हैं। तो मौलिक अधिकार के आर्टिकल 14 के तहत कानून की समानता का अधिकार है, तो वो भी ऑप्शन नंबर ए यूएसए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 यानी 14 है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता में कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है। भाई मौलिक अधिकार का जो स्वतंत्रता है उनमें कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है। ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा सा टफ प्रश्न है। तो आइए, पहला ऑप्शन है भाषा और अभिव्यक्ति की आज़ादी, एकदम है। शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता, एकदम है। मुक्त रूप से घूमने की स्वतंत्रता,
है, प्रेस की स्वतंत्रता है, नहीं है, इसके बारे में चर्चा करता है। तो ये जब आप प्रश्न पढ़िएगा तो प्रश्न कहता है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है। बोलने की स्वतंत्रता है, स्पेशल उसी के अकॉर्डिंग प्रेस की स्वतंत्रता भी आ जाती है, क्योंकि ये बोलने की है, प्रेस लिखा हुआ नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? भारत के संविधान के अंतर्गत अब यानी प्रेजेंट में कितने मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? तो फंडामेंटल राइट यानी 6, पहले चूंकि ये 7 था, एक संपत्ति के अधिकार को हम लोग संशोधन करके कानूनी अधिकार के रूप में ले लिए, तो अब बचा कितना? 6 जो है वो मौलिक अधिकारों की गारंटी करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 यानी 16 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों के आरोप करने की शक्ति किसके पास है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोप करने की शक्ति किसके पास है? भाई, आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास है। प्रश्न संख्या 17 यानी 17, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद, हमारी भारतीय संसद है। ये संवैधानिक संशोधन एक विशेष सदन के तहत संशोधित किया जाता है, जो 2/3। अगर संविधान संशोधन 2 टाइप से होते हैं, स्पेशल संविधान संशोधन, एक जो विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति के साथ उस पर संशोधित किया जाता है कुछ सब्जेक्ट में। तो इसके चलते संसद को अधिकार है कि संविधान या मौलिक अधिकारों में 73 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये साफ हो पाया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संसद हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की जो संविधान है, संविधान के भाग 4 जो है, वो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो है, हमारा राज्य जो है हमें क्या दे सकती है, उस पर प्रतिबंध नहीं। जब वो सक्षम है तो क्या मेरे लिए कल्याणकारी, क्या मेरे लिए प्रोग्रेसिव, क्या मेरे लिए लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए क्या क्या दे सकती है। तो डीपीएसपी एक्चुअली नीति निर्देशक तत्व हम कनाडा के संविधान, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। तो ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य के साथ आती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, संविधान के कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तभी हम पहले ही जिक्र किया, भाग 4 ये लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है? आज चुनावी एजेंडा हो जो बीजेपी के तरफ से लाया जाता है, उनमें से एक जो मैनिफेस्टो है वो है कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 के अंतर्गत यानी डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के अंतर्गत यानी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसके तहत कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता सभी लोगों को समान कानून के हिसाब से राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य है। तो इसलिए पहला जो राज्य था वो समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला जो राज्य था वो गोवा है। गोवा जो है वो पहला राज्य था जो कॉमन सिविल कोड लागू किया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका विस्तार पूर्वक चर्चा क्वेश्चन नंबर 20 में हमने किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, मौलिक अधिकार
और मौलिक कर्तव्य मैंने दो डिफ्रेंशिएट किए थे, एक फंडामेंटल ड्यूटीज और एक फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो संविधान में सम्मिलित किया गया। इसका प्रयोजन क्या था? ये पहले से नहीं था, ये बाद में इंदिरा गांधी के समय ये स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा सिफारिश पर भारत के संविधान के भाग 4 के क यानी 51 के क में शामिल किया गया है कि भारत के लोगों को, भारतीय नागरिकों को राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्य है, एक ड्यूटीज है। तो ये मौलिक इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि मौलिक अधिकारों को दुरुपयोग पर रोके, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। जैसे कोई व्यक्ति है, वो संविधान के प्रति या राष्ट्रगान के प्रति उसकी आदर न रहे, जो हमारी राष्ट्र है उसकी एकता अखंडता के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जो हम चर्चा करेंगे, तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है यानी एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो इसके बारे में आप जान लीजिए। ये भाग 4 के क में आता है और आर्टिकल, जब हम आर्टिकल देखते हैं तो ये 51 के क में लिखा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो आपको राष्ट्र के प्रति कहीं भी राष्ट्रगान का सम्मान करे, राष्ट्रध्वज के सम्मान करे, अपने राष्ट्र का आदर करे, अपनी जो देश के विरासत या संस्कृति में जो मिला है उसको आदर करे, अपने हाँ, यहाँ तक कि 11वां जो अंतिम फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो अपने बाल बच्चों को स्कूल खुद पहुँचाना है, उसे शिक्षित बनाना है। तो ये साधारण सामान्य सी भाषा में आपको अच्छे से व्याख्या किए होंगे। आगे हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? भाई, किसकी अनुशंसा पे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? मैंने इसका चर्चा विस्तार पूर्वक किया था कि ये स्वर्ण सिंह कमेटी यानी इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा मौलिक ड्यूटीज यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और हम मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित होकर लिए हैं? तो हम सोवियत रूस, यानी उस समय रूस का विघटन नहीं हुआ था, सोवियत रूस से हम लोग स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए हैं। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, ये भाग 4 के क में है और अनुच्छेद 51 यानी आर्टिकल 51 के क में है। अगले प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा राजकीय भाषा नहीं है? राजकीय भाषा यानी राज्य की भाषा, जो स्टेट की जो भाषा है जिसमें काम होता है, वो कौन सी नहीं है? कश्मीरी, संस्कृत, राजस्थानी या मैथिली। तो कश्मीरी भाषा का जब आप जिक्र करते हैं तो कश्मीरी भी बोली जाती है, भाषा राजकीय भाषा नहीं है। राजस्थान स्टेट है, राजस्थानी भाषा राजकीय भाषा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संस्कृत भी है, मैथिली भी है, कश्मीरी भाषा के रूप में शायद मुझे याद नहीं आ रहा है वहाँ पे। क्योंकि जब आप भाषा के बारे में जब चर्चा करते हैं संविधान में, तो संविधान के अनुसूची 8 के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से पहले जो बेसिक भाषा है, जो संविधान में जो भाषा थी वो 14 भाषा थी, बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो इसमें कश्मीर की चर्चा कोई अन्य नाम से हो तो मुझे याद करना होगा, शायद मुझे नहीं है, राजस्थानी भी नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मैं फिर से इसको डिस्कस कर दूंगा अगले वीडियो में। प्रश्न संख्या 25 है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन में, भारतीय निर्माताओं यानी संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या स्वतंत्र कार्यपालिका में। तो जब हम संविधान के निर्माताओं की झलक की चर्चा जब हम करते हैं तो ये प्रस्तावना में जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में हमारी इसकी झलक मिल जाती है। जब हम प्रियम्बल बोलते हैं तब पूरे एक संविधान का ब्रीफ यानी सार समझ में आ जाता है कि हम भारत के लोग भारत के स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं का झलक इसमें समाहित है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है। 26 भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है किस देश से? डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट प्रिंसिपल को कहाँ से लिया गया है? तो मैंने इसका जिक्र पहले ही इसी वीडियो के सीरीज में जो पहले प्रश्न आए उनमें से ही किया था। तो ये आयरलैंड के संविधान से हम लोग डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, जो राज्य के कल्याणकारी बनाने के लिए तथा वहाँ के लोगों को कल्याण के लिए ही उनके अधिकारों को राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, स्टेट को जिम्मेदारी है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है। 27 प्रश्न है। 27 प्रश्न है। तालिका 1 का मिलान तालिका 2 के साथ करें और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। ये वीवीआई प्रश्न है। ये प्रश्न थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आप देखिएगा किस देश के साथ जो संविधान का जो भाग है वो किस किस देश से लिया गया है। पहला है नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए गए, तब ए का 3 हो जाएगा। मूलभूत अधिकार यानी मौलिक अधिकार हम कहाँ से लिए हैं? तो मौलिक अधिकार यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए हैं। ऑप्शन नंबर सी है संघ राज्य से संबंधित बीच समावर्ती सूची। तो समावर्ती सूची जब अनुसूची 7 पढ़ते हैं तो उसमें 3 प्रकार का सब्जेक्ट दिया गया है। एक स्टेट सब्जेक्ट, दूसरा सेंटर सब्जेक्ट और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट यानी समावर्ती सूची। ये कानून बनाने का सब्जेक्ट है। जो कॉन्करेंट लिस्ट है उनमें दोनों का अधिकार होता है, तो उसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा उसका ऑप्शन तालिका सूची 2 में पहला ऑस्ट्रेलिया से लिए। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राज्यों के संघ के रूप में भारतवर्ष जिसके संघ की सर्वोच्च शक्ति निहित है, 21 से लिए हैं। तो हम यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से हम लोग लिए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, अब हम लोग मिलाएंगे कि इसका सही उत्तर ए का डी, ए का डी, ए का सी आयरलैंड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 28 प्रश्न है। नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रतिस्थापित की गई है? नौकरियों में समान अधिकार आर्टिकल 16 के तहत किया गया है, लेकिन अपवाद में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए स्पेशल छूट यानी आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 है। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से मूल अधिकारों का संकल्प ग्रहण किए? दुनिया में किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट को संकल्पना ग्रहण किए हैं? तो यानी अमेरिका से हम लोग लिए हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चूंकि मैंने पहले ही इसका व्याख्या कर चुके हैं तो जल्दी जल्दी चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। 30 प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान के किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ब्रिटेन जिसे लोकतंत्र की जननी भी बोली जाती है, उससे हम लोग क्या ग्रहण किए गए हैं? भारत में जो ब्रिटिश गुलाम राज किया, तो यहाँ के जो रूल रेगुलेशन है वो 1935 का जो अधिनियम आया था उसी के तहत ज़्यादातर यानी 2/3 यानी लगभग 66% हिस्सा उसी से लिया गया है। 33% हम पूरे दुनिया के जो अच्छे संवैधानिक कल्चर हैं वहाँ से हम लोग प्रेरित और लिए हैं। तो अब बोला जाता है कि ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? संसदीय पद्धति की सरकार, विधि के शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि संसदीय पद्धति हम ब्रिटेन के संसद के तहत ही लिए हैं। भारत में लोकसभा जिसको हम लोग निचली सदन बोलते हैं और राज्यसभा जिसको हम लोग ऊपरी सदन बोलते हैं, यही ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जाना जाता है।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विधि का शासन यानी कानून का शासन, ये भी हम ब्रिटेन से लिए हैं। विधि निर्माण करने की प्रक्रिया, जैसे ब्रिटेन में विधि निर्माण करने की प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार से हम लोग उस पद्धति को भी अपनाए हैं कि संसद के दोनों सदनों में संवैधानिक है तो उसे विशेष बहुमत के द्वारा यह आधे राज्यों के सहमति के साथ पारित कर राष्ट्रपति के साइन लेंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मूल संविधान में कौन सा भाग राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित है? जो मूल संविधान में है, कौन सा भाग राज्य लोक कल्याण यानी जो नीति निर्देशक तत्व है उसका चर्चा मैंने पहले ही कर दिया है। तो नीति निर्देशक तत्व ये किस भाग में सम्मिलित है? तो ये चौथी भाग के अनुसूची में सम्मिलित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अस्पृश्यता यानी भेदभाव यानी छुआछूत के अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो ये संविधान के 17वें अनुच्छेद में दिया गया है कि भारत में कोई भी व्यक्ति इसके साथ भेदभाव, नस्ल, रूप, रंग, जाति, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान मान्यता प्राप्त करता है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पीबीआई प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान मान्यता प्राप्त करता है। 34 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची यानी स्टेट सब्जेक्ट में नहीं है? स्टेट सब्जेक्ट में नहीं है, ये वीवीआई प्रश्न है। कृषि स्टेट सब्जेक्ट में है? जी एकदम है। सिंचाई स्टेट सब्जेक्ट में है। जेल भी स्टेट सब्जेक्ट में है। सुरक्षा स्टेट सब्जेक्ट में नहीं आती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुरक्षा जो है वो भारत सरकार के अंतर्गत यानी सेंट्रल लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न, मौलिक अधिकार को प्रवृत्त करने के लिए निम्नलिखित रीटों में से कौन से रीट जारी किया जा सकता है? हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रवृत्त करने के लिए, लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस रीट को जारी किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर, जब हम देखते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण आर्टिकल जो रीट है आर्टिकल 32 में, इसमें कई सारे, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण 32 के पहला में दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंतर्गत स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होगा। परमादेश, आप आदेश दे सकते हैं कि आप किस पद पे अगर हैं तो उसकी गरिमा में पद की स्थिति को रखते हुए उस कार्य को कीजिए। निषेध यानी प्रोहिबिटेड, ये कोर्ट के माध्यम से, जो बड़े कोर्ट है या अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो उस पर आप नहीं निर्णय। उत्प्रेषण लेख, जिस सर्सियोरी जिसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो आप आगे जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर तो लगभग सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए था। तो इस प्रश्न को रहने देते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36, याचिका जैसे परमादेश, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस जारी किए जा सकते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के महान्यायवादी के द्वारा, उच्च न्यायालयों के द्वारा। तो उच्च या उच्चतम न्यायालयों के द्वारा भी जारी किया जा सकते हैं। हाईकोर्ट में 212 के अंतर्गत हम लोग रीट पिटीशन दायर कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित को प्रदान करता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों को प्रदान करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, 38वीं प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? भाई इंडिविजुअल फ्रीडम को स्वतंत्रता करता है, कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 39, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण किस स्थानों के लिए किया गया है? सामाजिक लोकतंत्र, गांधीवादी लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बारे में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 40,
यानी 40वां भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? पहले भी हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में व्याख्या करता है, जिसका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? केटी शाह, इन्होंने पहले ही कहा था कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो सुविधा अनुसार, हम बैंक में जैसे बजा लेते हैं उसी प्रकार सुविधा अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क शुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 39 के ए में, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो वहां पे उसके निःशुल्क वकील को उपलब्ध कराया जाता है, ये सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? इंडियन गवर्नमेंट पर किस एलिमेंट का प्रभाव है, किस तत्व का प्रभाव है? संघवाद का, संसदीय लोकतंत्र का, नियोजन का? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 43 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी का प्रभाव है भाई। नियोजन प्लान का भी प्रभाव है, संसदीय लोकतंत्र का भी प्रभाव है, संघवाद का तो है ही भाई। भारत 28 राज्य 8 केंद्र शासित मिलकर बनता है, भारत अकेले नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? हमसे पूछ रहा है कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है। समानता का अधिकार, ये भी फंडामेंटल राइट है। विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार, ये भी फंडामेंटल। सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 है। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? फंडामेंटल राइट्स नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है। अवसर की समानता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसके बारे में मुझे चर्चा किया हुआ है। हड़ताल करने का अधिकार के बारे में जो चर्चा किया गया, मौलिक अधिकार नहीं है। अब थोड़ा सा डिबेट हो सकता है कि क्या मुझे अपना हड़ताल करने का भी अधिकार नहीं है या मौलिक अधिकार नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं उसको ये एक मौलिक अधिकारों, एक कानून, एक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है। आप इसको लेकर हनन करने के मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो अधिकार है। हड़ताल करने का अधिकार एक लोक कल्याणकारी राज्य, डीपीएसपी या उनके बारे में भी आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीय को प्रदान किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को भारतीय को शिक्षा के अधिकार के रूप में प्राप्त किया गया था। यानी जब हम प्रश्न संख्या 46 देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 देखते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा के अधिकार के रूप में हम लोग 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल वित्तीय वर्ष से जब शुरुआत हुई थी तो शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? यानी डीपीएसपी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन करना, क्यों भाई? ये डीपीएसपी एक कल्याणकारी राज्य का एक मुख्य उद्देश्य है। 14 वर्ष से कम बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये मौलिक अधिकार हो गया। ये आर्टिकल 21 के ए में जोड़ा गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 48, 48वां प्रश्न बोलता है भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? भाई गारंटी प्राप्त मौलिक अधिकार के बारे में मेरे से प्रश्न पूछता है। धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता, ये है। प्राइमरी स्कूल तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये डीपीएसपी है। ये माता पिता का काम भी है और भारत सरकार इसे आंगनवाड़ी या कई ऐसे संस्थान खोल के जो प्राइमरी के बारे में चर्चा मुफ्त में। फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेध, ये मौलिक अधिकार प्राप्त है। आप किसी भी व्यक्ति को 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम में नहीं लगा सकते हैं। ये आर्टिकल 24 के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नेशनल चाइल्ड
राइट्स संरक्षण आयोग ने बाल कलाकारों के लिए कितने वर्षों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है? 14 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। 14 वर्ष से प्रश्न संख्या 50वां 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रति यह संरक्षण है। ये आर्टिकल 24 के अंतर्गत आता है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य की चर्चा मैं बार बार कर रहा हूँ। प्रश्न पूछा है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस संविधान के अनुच्छेद में किया गया है? तो ये 51A में पहले भी चर्चा कर चुका हूं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, ये तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से, मेधा पाटेकर, ये भी राजेंद्र सिंह या अरुणा राय। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस ऑप्शन के साथ आप देख के मार सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणा रॉय। अरुणा रॉय इस परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति के रूप में एक है। ये सूचना का अधिकार, आपको अधिकार है किसी भी सरकारी जो सूचना देने के एक नियम के अंतर्गत आता है, कंपनी हो चाहे इंस्टीट्यूशन है, उससे आप सूचना के अधिकार आर्टिकल सूचना के अधिकार के धारा 5 के तहत आप मांग सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अरुण रॉय, यह वीवीआई प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनैतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? पॉलिटिकल राइट्स के बारे में आता है। निर्वाचित होने का अधिकार, जीवन का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार या संघ बनाने का अधिकार। तो निर्वाचित होने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार के श्रेणी में भी आता है। 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हाँ 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 54 है महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है? 33% आरक्षण के प्रावधान किया गया है, इसके संबंध के बारे में प्रश्न संख्या पूछा है। संसद और विधान सभाओं के बारे में अब तो ये पारित भी हो गई है, क्योंकि अब बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद जब परिसीमन आयोग के द्वारा सीटों का गठन होगा उस समय 33% आरक्षण महिलाओं को संसद विधान सभाओं में होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 है चतुर्थ स्तंभ यानी फोर्थ ई स्टेट शीर्ष पद पर प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करता है? प्रेस और समाचार को हम लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोलते हैं। पहला लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, और अगला प्रेस एवं समाचार। आदरणीय नितिन गडकरी के जब भी आप भाषण सुनिए तो उनमें मोटिवेशनल के रूप में 4 स्तंभों का चर्चा उन्होंने जिक्र जरूर करते हैं, और पूरे भारत में हाईवे मैन के नाम से जाने वाले और उनकी कार्य करने की क्षमता असीम है। इसके लिए उनको कोटि कोटि तहे दिल से, भारत के एक छोटे से कोने से कोटि कोटि बधाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा? जब हमारे देश में चुनाव की प्रक्रिया है, जब इलेक्शन कमीशन लेती है, तो इलेक्शन कमीशन जो सेंटर का इलेक्शन कमीशन होता है वो राज्य विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित चीजों का अधिकार है। लेकिन जब पंचायत की चुनाव, जब 243 के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो पंचायत का चुनाव करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले प्रश्न के सीरीज के साथ मैं आऊँगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर, सब्सक्राइब